मित्रों नमस्कार, रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज की बड़ी खबर ये है, बड़ी राजनीतिक खबर ये है कि मायावती ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। मायावती की पार्टी का कल अधिवेशन था और उन्होंने ये घोषणा की कि ना तो 2023 में होने वाले चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इनमें वो किसी के साथ अलायंस करेंगी और ना ही वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अलायंस करेंगी। ये जो घटना है, ये विपक्षी एकता के लिए पहला झटका है और इससे एक बात तय हो रही है कि विपक्ष का कोई बड़ा मजबूत संगठन खड़ा होने में दिक्कतें हैं। मायावती ने जो बात कही है उसका इशारा इसी तरफ है, क्योंकि मायावती जी जो हैं वो, उनका इन्फ्लुएंस लोकसभा में अगर देखा जाए, विधानसभा में तो कई स्टेट में है, जैसे पंजाब में है, कुछ हरियाणा में भी है, राजस्थान में है, थोड़ा दिल्ली में भी है, यूपी में तो उनकी मेन पार्टी ही है, वन ऑफ द मेन पार्टीज़ है, मध्य प्रदेश में है, कुछ छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़ा सा कर्नाटक में भी है, थोड़ा महाराष्ट्र में भी है, लेकिन बहुत थोड़ा है। इतना है कि वो कभी कभार इसमें विधानसभा की सीट जीत लेती हैं, लेकिन है ज़रूर, उनकी प्रेजेंस ज़रूर है। लेकिन उन्होंने 3 जगह जो है वो लोकसभा की सीटें पास्ट में जीती हैं। इनमें पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 3 सीटें उन्होंने जीती हैं आज तक। जो मैक्सिमम सीटें हैं 1996 में उन्होंने जीती थी, पंजाब में 3 सीटें। और यूपी में उनका आंकड़ा सबसे अच्छा रहा है, 2009 में उन्होंने 20 लोकसभा की सीट जीती थी और मध्य प्रदेश में 2009 में ही 1 सीट जीती थी। तो लोकसभा के संदर्भ में देखा जाए और उनकी हिस्ट्री को खंगाला जाए तो 3 राज्यों में वो मजबूत नज़र आती हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हालांकि इन तीनों ही राज्यों में उनका जो संख्या बल है, उनका जो सपोर्ट बेस है, वो पिछले दिनों में कम हुआ है और दूसरी पार्टियों ने उनका स्थान ले लिया है। फिर भी कम से कम उनका असर जो है उनकी पार्टी का, विधानसभा को हम छोड़ देते हैं कि क्योंकि विधानसभा वो काफ़ी विधानसभा की सीटें वो जीतती हैं और बाद में उनके लोग जो हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। राजस्थान में भी यही होता है, मध्य प्रदेश में भी यही होता है, लेकिन वो कुछ सीटें जीतती जरूर है उनकी पार्टी। लोकसभा के संदर्भ में उनका जो मेन स्ट्रेंथ है वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पिछली बार उन्होंने 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीती थी और ये एक अच्छी बड़ी संख्या है। हालांकि 2022 के चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, मात्र वो 13% वोटों पर आ गई और सीट एक ही जीत पाई। बीजेपी जो है वो उनके सारे वोट खा गई। तो सवाल ये है कि अगले चुनाव में क्या रहता है और वो कितनी ताकत से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केंद्र की सरकार को मेक और ब्रेक कर सकता है और बीजेपी को वहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं जो देश में सबसे ज़्यादा हैं और इनमें से मैक्सिमम सीटें जो है वो बीजेपी जीतती है और उसी के दम पर वो अपनी सरकार बना पाती है। तो अगर वहाँ बीएसपी स्ट्रांग होकर उभरती है तो उसका झटका बीजेपी को लगता है और अगर बीएसपी कमज़ोर रहती है तो उसका लाभ भी बीजेपी को होता है। क्योंकि अब बीएसपी की इस घोषणा का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या मायने है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस एक बड़ा यूपीए बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी को चुनौती देने के लिए, मोदी को चुनौती देने के लिए, और इसकी जो एक आधारभूत संरचना क्या होगी, इसके लिए उन्होंने देश की 20 से ज़्यादा 22, 23, 24 पार्टियों को बुलाया है जम्मू कश्मीर में, जहां भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है और 30 तारीख को ये समापन हो रहा है। तो पार्टी की तरफ से देश के लगभग 22 पार्टियों को बुलाया गया है कि आप इस समापन सभा में शामिल हों कश्मीर के अंदर। अब उसमें से मायावती ने तो क्लियर कर दिया कि वो तो अलायंस नहीं बनाएंगे और वो, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर भी उनके जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जाएंगी तो उसका मैसेज गलत जाएगा। अखिलेश यादव भी ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचतरफा चुनाव होगा और अगर ऐसा होता है तो इसका एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिलना तय है। वहाँ 3 पार्टियां तो मेन लड़ेंगी ही, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और मायावती, और इनके छोटे छोटे अलायंसेस होंगे। बीएसपी ने तो क्लियर कर दिया वो कोई अलायंस नहीं करेगी।
तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के छोटे छोटे अलायंस होंगे, जो छोटी छोटी जातीय पार्टियां हैं, अपना दल जैसे, उनके साथ अलायंस होंगे। और कांग्रेस वहाँ अलग से लड़ेगी। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ जेडीयू लड़ सकता है, पीस पार्टी लड़ सकती है, वो भी छोटे छोटे दल हैं जिनका बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा एमआईएम अपने बूते लड़ेंगे, ओवैसी की एमआईएम जो मुस्लिम्स की पार्टी है और जो जाकर मुस्लिम वोटर्स को ही सीधा टारगेट करते हैं। अगर ऐसा होता है, ऐसा 5 तरफा चुनाव होता है, तो एक तो ये कांग्रेस की जो एक यूनाइटेड अपोजिशन बनाने की कोशिश थी और जिसका पहला जो कदम था वो उन्होंने 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में समापन सभा, भारत जोड़ो यात्रा की समापन सभा के दौरान बनाना था, उसको पहला ही झटका लग गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये कोई यूनाइटेड फ्रंट जो है वो नहीं बनने वाला है और वहाँ अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि एडवांटेज बीजेपी होगा। 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसमें विधानसभा के, अगर उसके परिणामों को देखा जाए तो बीजेपी एक बार कई सालों के बाद, 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने वहाँ रिपीट किया है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो दमखम से चल रही है और उस पर अभी बहुत कोई ज़्यादा आक्षेप नहीं है। उनकी सरकार की तारीफ़ ही हो रही है 2-3 कारणों से। एक तो जो उन्होंने लाभकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको जनता तक पहुंचाया सीधे। एक जो कोविड के समय शुरू हुआ फ्री राशन था कि कोई लोग भूखे ना मरे, कोविड में काम लोगों को घर बिठा दिया गया था, काम नहीं करने दिया गया था, वही योजना अभी जारी है और मुझे लगता है कि अगले लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगी, क्योंकि इस साल के अंत तक उसको कंटिन्यू कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसका एक लाभ है। अपराधियों के खिलाफ जो योगी सरकार का कामकाज है उसका एक उनको लाभ है। तो 2-3 तरह से जो है योगी की सरकार का जो परफॉर्मेंस है उसे ठीक ठाक माना जा रहा है। और अभी ऐसा कोई विरोध पैदा नहीं हुआ है जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिला हो और उसने बहुत अंतर डाल देगा वो लोकसभा चुनाव में, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो मायावती के कदम से अपोजिशन की जो पूरी एकता है वो तय है कि वो छिन भिन्न हो गई, वो नहीं होने वाली है। और दूसरा, कांग्रेस का जो प्रयास था इस तरफ कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड अपोजिशन UPA 3 बनाया जाए और उसमें ये सब दल शामिल हों, वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसको भी थोड़ा झटका लगा है। तो 2024 के थोड़े कंटूर अब जो हैं चुनाव के खींचते चले जा रहे हैं। अभी अनुसार कांग्रेस का एक मध्यम दर्जे का मोर्चा बनेगा जिसमें DMK होगी, CPI CPM होगी, RJD होगी, JDU होगी, छोटी मोटी कुछ और पार्टियां होंगी। महाराष्ट्र में NCP और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ये होंगी। ये एक मोटे तौर पर अभी तक एक बनता हुआ मोर्चा दिख रहा है जो एक मध्यम दर्जे का है, जो बहुत ब्रॉड बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें कई बड़े राज्य छूट रहे हैं जो कांग्रेस की अगुवाई में राहुल गांधी को नेता मानते हुए चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उसका एक एग्जैक्ट फॉर्मेट जो है, कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है, ये जो है ये 30 जनवरी को सामने आ जाएगा। उसको झटका जो है मायावती जी ने दे दिया है और कांग्रेस को भी वो झटका है और थोड़ा सा एडवांटेज बीजेपी को यूपी में होता हुआ दिख रहा है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाया कीजिए किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि उसके बाद आपके पास नए नए जो हैं वो खबरें पहुंचेंगी। हर पॉलिटिकल एक्टिविटी पर हमारी नज़र रहती है और उसका पूरा इंटरप्रिटेशन, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके राजनीतिक परिणाम क्या हैं आगे के लिए, ये आपको हम पेश करते हैं। नमस्कार साथियों, फिर किसी एनालिसिस के साथ पेश होता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।